जनरेशन ड्रग है, जिसप्रोसिडोन का नहीं, सिर्फ सुनो किसके है, फर्स्ट जनरेशन के। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, कानों में गूंज रहेगी तो नींद नहीं आती है। जब दिमाग में कोई रेस्पॉन्स नहीं जा रहा है क्योंकि कान बंद है, तो सोएगा ना दिमाग, स्टिमुलेट होगा ही नहीं तो सो जाएगा। सो मत भाई। तो कंफर्ट जोन से तुम निकल के यहाँ आ चुके हो, पढ़ते हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, पहले सुनो, टीपने का नहीं, सिर्फ सुनो। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या है कि साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग है, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन के, स्पेशली किसके है, फर्स्ट जनरेशन के। अब कौन से साइड इफेक्ट है, तो सबसे अर्लीस्ट ईपीएस किसी को बोलते हैं तो मिनट्स टू हावर्स लगते हैं डेवलप होने में, इसको हम अर्लीस्ट ईपीएस कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्लीस्ट ईपीएस है। इसका नाम एक्यूट डिस्टोनिया है, एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन बोल सकते हो, एक्यूट डिस्टोनिया बोल सकते हो। इसमें मेनली क्या होगा कि नेक और फेस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे, नेक और फेस की मसल्स में। जब आपकी कोई गर्दन यूं मरोड़े कॉन्ट्रैक्ट करे, गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ होगी, इसको पोस्चर को हम टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। और जब फेस की मसल्स, तो फेस में आई आती है, तो फेस की मसल्स में और आईज की मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, तो आंख लेटरली और अपवर्ड चली जाएगी, गर्दन ऊंची और यूं आंखें हो जाएगी, इसको ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस बोलते हैं। इंसान बहुत डरावना दिखेगा यूं है, तो ये ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस प्लस टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस का मतलब है कछुए जैसी गर्दन ऊंची, कछुए जैसी गर्दन ऊंची, साथ में आंखें ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेटरली और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल, उसको हम ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस बोलेंगे। और नेक में मसल्स में स्पाज्म है तो लेरिंजिंग मसल्स में भी स्पाज्म होगा, इसको हम लेरिंगोस्पाज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लेरिंगोस्पाज्म। अगर ऐसा पेशेंट को हो रहा है तो करना क्या है, तो आप याद रखना है, ईपीएस को ट्रीट करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। क्या देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक के एग्जांपल है बेंजोट्रोपिन, ट्राइहेक्सिलफेनिडाइल और डाइफेनाइड्रामाइन, 3 तरह के ड्रग देते हैं, स्पेशली कोई भी दे सकते हो, तो वो देनी है। फिर आता है सुडो पार्किंसोनिज्म, नाम से दिख रहा है सुडो पार्किंसोनिज्म, यानी पार्किंसन जैसे सिम्टम्स लाने वाली डिजीज होगी, या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वो सिम्टम्स डोपामिन का लेवल कम होने के कारण ही है। तो डोपामिन का लेवल जब कम होगा तो पार्किंसन के सिम्टम दिखेंगे, और पार्किंसन के सिम्टम तुम सबको पता है, रिजिडिटी, ब्रेडिकार्निशिया, स्टूप्ड गेट, मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। इसको भी ट्रीट करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हो। फिर आता है आपका अकाथीसिया। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन ईपीएस कौन सा है, मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन ईपीएस इज अकाथीसिया। और अकाथीसिया को हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं वोकीज एंड टोकीज। क्या बोलेंगे, वोकीज एंड टोकीज, जिसको मेन वर्ड है मोटार रेस्टलेसनेस। क्या है, मोटार रेस्टलेसनेस, बेचैनी। जब इंसान बेचैन होता है तो क्या करता है, एक जगह टिक नहीं पाता, अंदर बेचैनी है, घबराहट है, तो क्या होगा, इधर उधर चलेगा। और वोकीज एंड टोकीज तो इसलिए है, तो मेरे बाबू क्या कर रहा है? है? खाना खा लिया, और ये बात करते करते इधर से उधर छत में मंडराती लड़कियां, लड़के क्या है, आलसी, लड़के तो क्या है, आलसी गधे हैं। वो एक जगह फंसा पड़ा होगा, घूम करेगा है, लड़कियां ऐसे घूम घूम के साथ में हाथों से भी इशारे, जैसे जैसे उस सामने वाले को फोन पे तुम्हारे इशारे दिख रहे हैं। तो वो वोकीज एंड टोकीज नाम पड़ा कि इधर से उधर टहलने वाला, मोटार रेस्टलेसनेस फील होता है इंसान को जब वो इधर से उधर चलता है। इसको अकाथीसिया बोलते हैं, एक जगह टिक नहीं पाना, अनेबल टू सिट एट वन प्लेस, अनेबल टू सिट एट वन प्लेस। ये नॉट सेट में क्वेश्चन आया हुआ है अकाथीसिया पे। इसमें आया था कि पहले वाले में आया था उसमें कि पेशेंट है एंटीसाइकोटिक ले रहा, वो बता रहा है कि वो एक जगह बैठ नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन आया था। एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि एक पेशेंट है जो बता रहा है कि वो एक जगह बैठ नहीं सकता, उसको बेचैनी हो रही है, वो घूमना चाहता है। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको बांध दोगे, बैठा दोगे, घूमने दोगे, तो आपको अलाउ करना है। अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो एंजाइटी का लेवल और बढ़ेगा, रेस्टलेसनेस और बढ़ेगी। तो अलाउ द पेशेंट टू वॉक अराउंड, अलाउ द पेशेंट टू वॉक अराउंड, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म, कोई पूछ ले इरिवर्सिबल कौन सा है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक ईपीएस कौन सा है, तो टार्डिव डिस्काइनेसिया। ये मत लिखो बे, बना किया था ना टी पे तुम, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चेंज कर दूंगा बोलते जो भी लिख रहा है। टार्डिव डिस्काइनेसिया का मतलब है फेस, लिप्स, टंग एंड एक्सट्रीमिटीज, सब जगह इनवॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट का डेवलप होना, उसको टार्डिव डिस्काइनेसिया बोलते हैं। अगर ये पेशेंट को हो गया तो अगर फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक चल रही है तो हमको वो बंद करके सेकंड जनरेशन देनी है। क्या देनी है, सेकंड जनरेशन। और सेकंड जनरेशन में क्लोडापाइन स्पेशली, जिसका टार्डिव डिस्काइनेसिया साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। कौन सी ड्रग, क्लोडापाइन। वही अकाथीसिया की अगर कोई ड्रग ऑफ चॉइस पूछे कि बेचैनी कम कैसे करेंगे, तो वो ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर है। कौन है, बीटा ब्लॉकर, याद रखना। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अकाथीसिया ऐसे पूछा तो मोटार रेस्टलेसनेस, बेचैनी कम कैसे करेगी, तो कौन सी ड्रग है, वो बीटा ब्लॉकर ड्रग होगी। चलो अब लिखो, एक एक को अब लिखो, वही लिखोगे तो मैंने तुमको मना किया था ना लिखने से, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती नहीं है, तुम सिर्फ लिखते हो। लिखा हुआ तो मैं दे दूंगा, किताब पढ़ी है पूरी, वो पढ़ लेना, पढ़ लोगे क्या? हाँ, वो भी शॉर्ट ही आगे लिखा होगा वो भी, कोई नहीं, तुमको मजा आएगा दो दो बार लिखने में। लिखो 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 भाई लिखो, अब जब मैं रुका हुआ तो लिखो, कोई नहीं बैठ रहेगा, लिखो सब। पहला लिखा हुआ है। ठीक है भाई, आगे लिखा है तो कौन है भाई, एग्जाम में तो अच्छे से दिमाग में घुसा लो बात,
होगा ये कि मस्कुलर स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्शन मसल्स ऑफ द फेस और नेक, मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक, और जब फेस की मसल्स और नेक की मसल्स में स्पाज्म होगा तो गर्दन कछुए जैसी ऊंची हो जाएगी और वो टॉर्टिकोलिस पोस्चर बन जाएगा, और आई मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण आई बॉल लेटरल और अपवर्ड मूव हो जाएगी, जिसको ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस बोलेंगे, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस बोलेंगे। नेक मसल्स में स्पाज्म के कारण लेरेंज में भी स्पाज्म आएगा, लेरेंजियो स्पाज्म हो सकता है, और ये इमरजेंसी जैसी कंडीशन है, इसको इमीडिएटली ट्रीट करना है, इसको इमीडिएटली ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। फिर पूछ ले मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईपीएस कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन आपको याद रखना है अकाथीसिया, जिसको मोटार रेस्टलेसनेस बोलते हैं। पर्सन इज नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस, यहाँ बहुत ज्यादा बेचैनी की इंसान एक जगह टिक नहीं पाएगा, इधर से उधर टहलेगा, इसलिए इसको वॉकीज एंड टॉकीज बोलते हैं। और ये मोटार रेस्टलेसनेस कम करने के लिए इसको बीटा ब्लॉकर ड्रग देंगे, बीटा ब्लॉकर। कोई पूछे इरिवर्सिबल क्रॉनिक इरिवर्सिबल, एक पेशेंट है जो 2-3 साल से एंटीसाइकोटिक ले रहा था, अभी उसको कौन सा ईपीएस डेवलप हो सकता है, तो आपको याद रखना है वो है टार्डिव डिस्काइनेसिया, क्रॉनिक इरिवर्सिबल और लॉन्ग टर्म एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स, जिसमें फेस, नेक, लिप्स, अपर एक्सट्रीमिटीज, ट्रंक, लोअर एक्सट्रीमिटीज, सब जगह इनवॉलंटरी मस्कुलर स्पाज्म और मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। और इसको ट्रीट करने के लिए हमको फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन ड्रग कन्वर्ट करनी है, यानी कि चेंज करनी है। स्पेशली क्लोजापाइन है जो कार्डियो डिस्काइनेसिया बिल्कुल नहीं करती। सुडो पार्किंसोनिज्म लाइक पार्किंसन लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें इंसान के मूवमेंट्स स्लो हो जाएंगे बॉडी के, जिसको ब्रेडिकाइनेसिया कहेंगे। रिजिड पोस्चर मेंटेन करेगा। फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो मास्क लाइक हो जाएंगे, यानी कि मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अब मास्क पहना हुआ इंसान का पता नहीं चलता, वो एक जैसे इमोशन रहते हैं, हंस रहा है, रो रहा है या खुश है, क्या है वो पता नहीं चलता ना मास्क पहनने के बाद, तो वही मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन है। इसके अलावा कॉग व्हील रिजिडिटी का मतलब है फ्लेक्शन रहेंगे आर्म और एक्सटेंडेड रहेंगे, रिस्ट और आर्म फ्लेक्स रहेंगे और एक्सटेंडेड रहेंगे। और पेरीओरल ट्रिमर भी देखने को मिल सकते हैं। पेरीओरल ट्रिमर का मतलब क्या है, पेरीओरल का मतलब क्या है, हाँ पेरीओरल का मतलब अबे मुंह के साइड साइड माउथ के कॉर्नर में मसल्स ट्विस्टिंग हो सकती है, तो उसको पेरीओरल ट्रिमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरीओरल ट्रिमर। याद कर रही हो, शाबाश, हो गया, चले आगे, हो गया क्या भाई, अरे भाई राहुल जल्दी कर बेटा, तू तो अभी स्यूडो पार्किंसोनिज्म तक ही आया है, क्या होगा हमारा फिर ऐसे, जल्दी करो, और तो भेज लो, मैं नहीं रुकूंगा, चलो आगे, हो गया, अरे कौन है, हाँ किधर है लास्ट वाला, ये ये भाई साहब इनवॉलंटरी मस्कुलर स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्शंस और मूवमेंट्स इन, ये लिखाऊंगा ना आगे, क्यों थक रही हो, स्पाज्म मस्कुलर मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन इन फेस, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटी, फेस, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज। और ये जब भी पेशेंट लगातार 2-3 साल से एंटीसाइकोटिक ले रहा होगा तब ये डेवलप होगा, और ये जब एक बार डेवलप हो गया तो ये ठीक नहीं होता है, बस मिनिमाइज करना है और मूवमेंट डिसऑर्डर डेवलप ना हो, इसलिए हमको फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन पे पेशेंट को शिफ्ट करना है। स्पेशली क्लोजापाइन देनी है, स्पेशली कौन सी देनी है, क्लोजापाइन। और अकातीशिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो आपको बीटा ब्लॉकर याद रखना है। एग्जांपल क्या है बीटा ब्लॉकर के, प्रोपोफॉल, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, जिसके पीछे भी लॉल वो है सारा बीटा ब्लॉकर। अब हो गया है, चले आगे, अब लिखो एक्यूट डिस्टोनिया, रोते रहो गधे कहेंगे, जल्दी लिखो यार, तुम क्या करते हो, मैं एक चीज को 5 बार 10 बार बोल दूंगा तब तक लिखेंगे नहीं, इतना धीरे ना लिखें भाई, गर्दन बार बार ऊपर नहीं आनी चाहिए। फोन में फोटो खींच ले राहुल बाबा, हो गया, छोड़ दिया, चलो अब हो गया है। ओए अरे क्या, ये तालियां कौन बजाता बार बार, पता है तुमको, अब लिखो एक्यूट डिस्टोनिया, एक्यूट डिस्टोनिया वही बात है, मैंने बोला था मत लिखना शुरू करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या आएगा, तो फिर क्यों टेंशन ले, अब लिखो एक्यूट डिस्टोनिया वही बात है, अर्लियर सीपीएस है, प्रेजेंट विद इन फ्यू आवर्स आफ्टर द ड्रग इनटेक, इसमें स्पाज्म ऑफ टंग, नेक, फेस एंड बैक देखने को मिलेगा। और जो मेन फीचर क्या है, टॉर्टिकोलिस एंड ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस, इस पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि टॉर्टिकोलिस after the administration of haloperidol patient suddenly develop torticollis and oculogaric crisis, what kind of extrapyramidal symptom it is or it condition indicates which CPS। तो आपको याद रखना है कि ये एक्यूट डिस्टोनिया के सिम्टम है, किसके हैं, एक्यूट डिस्टोनिया के सिम्टम है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, बेंटोपिन दे सकते हो, पेमेथाजिन दे सकते हो, डाइफेनाइडामाइन दे सकते हो, ये सब एंटीकोलिनर्जिक के एग्जांपल। टॉर्टिकोलिस का मतलब कछुए जैसी गर्दन ऊंची होना, वहीं ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस का मतलब है लेटरल एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल, lateral and upward eyeball movements, extension of neck, extension of neck due to neck muscles spasm, due to neck muscle spasm। थैंक यू। वही लोग पूछेंगे जिसने सुना नहीं, और ये बात मैं 5 बार बोल चुका हूँ, कौन है वो मुर्गी, मुझे बताओ, है कोई मुर्गी ऐसी जो पूछना चाहती हो क्या लिखा है, है? प्रोटिकोलिस का मतलब होता है
कि एक्सटेंशन ऑफ नेक पूरी बात जाके काम बोल रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ नेक ड्यू टू नेक मसल्स स्पाज्म। दूसरा ओक्यूलोग्राइड क्राइसिस है, जिसका मतलब क्या है कि लेटरल एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल, लेटरल एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल। एक्यूट डिस्टोनिया में सिंपली इतने याद रखना कि अर्लीस्ट ईपीएस और टू हॉलमार्क फीचर आर टॉर्टिकोलिस एंड ओक्यूलोग्राइड क्राइसिस। ट्रीट करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे और ये इमीडिएटली डिटेक्ट करना है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देना है इमीडिएटली। अब चलो आगे, हो गया? कौन है? किधर हो तुम? तुम बहुत स्लो हो भाई, जो भी हो तेज रफ्तार पकड़ो। हाँ यूं। टेस्ट में कितने क्वेश्चन गलत करे भाई तूने? कितने किए? सारे? क्यों? साइकोथेरेपी तो सब पढ़ाई हुई है, क्या है उसमें? कुछ नहीं था, एक मिली थेरेपी का क्वेश्चन था कि एनवायरनमेंट मॉडिफाई कर रहे हैं, मिल हो गया है। किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी इंसान को अलग बंद कर देना, टाइम आउट है। एल्कोहल में अवर्जन थेरेपी देते हैं, सबको पता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में थॉट सुधारेगा, और जब थॉट सुधारेगा तो बिहेवियर सुधर जाएगा। अलग क्या था? साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, ये तुमको पता है। ईड ईगो एंड सुपर ईगो कौन है? कौन सा मॉडल है ये ईड ईगो एंड सुपर ईगो? स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड और स्ट्रक्चरल मॉडल है। कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। टोपोग्राफिकल मॉडल है, टोपोग्राफिकल। चलो, आप नहीं पढ़ोगे तो सब मुश्किल ही लगेगा भाई। Pseudo Parkinsonism, also known as akinesia. Parkinson's like symptom दिखेंगे, present within few days to week. Tremor, supplicate, drooling, mass like facial expression, ये सब symptoms देखने को मिलेंगे। Mild cases में no treatment is required. Can decrease the dose of antipsychotic. अगर ज्यादा symptom आ रहे हैं तो antipsychotic ड्रग का डोज रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर हमको देना क्या है, सेकंड जनरेशन ड्रग पे ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर हमको देना है एंटीकोलिनर्जिक, बेंजोट्रोपिन या ट्राइहेक्सिल फिनिडाइल। तो सुडो पार्किंसोनिज्म, पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और पार्किंसंस लाइक सिम्टम आपको पता है, एक्टिविटी सारी स्लो हो जाएगी। पिल रोलिंग ट्रिमर देखने को मिलेंगे। पिल रोलिंग ट्रिमर कैसे होता है बे? पिल रोलिंग ट्रिमर क्या है? हाँ, अच्छा यो, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन मास्क लाइक हो जाएंगे। इसके अलावा जब एक्टिविटी स्लो हो जाएगी उसको ब्रेडिकाइनीसिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रेडिकाइनीसिया। अगर बालिका, तुम्हारा थॉट अगर स्लो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, उसी को पूछना। बता बेटा, तुम। हाँ बता, बेटे बेटे बोल दो जोर से। अगर थॉट प्रोसेस स्लो हो जाए उसके लिए क्या टर्म है? पड़ोसी बताए। ब्रेडी, ब्रेडिफ्रीनिया। क्या बोलते हैं? ब्रेडिफ्रीनिया, स्लो थॉट प्रोसेस और स्लो थॉट स्लो थिंकिंग, ब्रेडिफ्रीनिया कहलाता है। हो गया? नहीं? कहाँ से आए रे बच्चा इतना लेट? कहाँ थे? न्यू आयो? ठीक, न्यू आयो, वेलकम। हाँ ठीक है, नए का स्वागत में ताली बज सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हो गया रे? ओ भाई, सुडो पार्किंसोनिज्म, पार्किंसन लाइक सिम्टम देखने को मिलेंगे, और पार्किंसन सिम्टम ब्रेडिकाइनेशिया है, मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन है, फिल रोलिंग ट्रिमर हो सकते हैं, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो सकता है। इसके अलावा इसको माइल्डर सिम्टम को मैनेज करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ड्रग्स का अमाउंट और डोज कम किया जा सकता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देनी है अगर सिम्टम ज्यादा है तो। चले आगे। अब जोटे हो गया? हाँ जोटे हो। Akathisia. Akathisia is subjective feeling of motor restlessness, subjective feeling of motor restlessness and a strong desire to move, unable to sit still. पेशेंट बता रहा है कि मेरे से एक जगह बैठा नहीं जा रहा है, ऐसे अंदर से इच्छा हो रही है कि इधर उधर भागूं, इधर उधर चलूं। अगर ऐसा बता रहा है तो अकाथीसिया है। और इसको हम इनर सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज वॉकीज एंड टॉकीज, ऑल्सो नोन एज, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ऑल्सो नोन एज वॉकीज एंड टॉकीज। ट्रीट करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं और एंटीकोलिनर्जिक साथ में दे सकते हैं। कि पेशेंट बता रहा है एक जगह चल बैठ नहीं पा रहा है, मन कर रहा है इधर उधर चलूं, भागूं दौड़ूं, थक जाऊं इस बेड से उठ के, ऐसा मन करता है, तो भाई साहब उसमें तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी? जब भी पेशेंट ऐसा बताए कि इनर सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस हो रही है और वो चलना चाहता है, तो आप क्या करोगे? अलाउ द पेशेंट टू मूव अराउंड। आपकी जिम्मेदारी क्या है इसमें? नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या होगा? तो आपको याद रखना है, भागना नहीं है वे, अलाउ द पेशेंट टू मूव। रोकना नहीं है, रोकोगे रेस्टलेसनेस एंजाइटी बेचैनी बढ़ेगी, इसलिए टहलने देना है। और लड़की लोग, तुम लोग वो मतलब बाबू क्या तल्ला है, ऐसा करने के लिए चलने की जरूरत नहीं है। कितने खुश हो रहे हैं देख लगा के हैं?
धैर्य धारण कर ले बच्चे। पहला जो आपने ईपीएस लिखा वो क्या था, क्या था, क्या लिखा पहला, एक्यूट डिस्टोनिया, एक्यूट डिस्टोनिया सडन डेवलप होगा, रैपिड डेवलप होने वाला है। एक्यूलोगायरिक क्राइसिस एंड टॉर्टिकोलिस, एक्यूलोगायरिक क्राइसिस और टॉर्टिकोलिस बहुत सारा देखने को मिलेगा, एंटीकोलिनर्जिक ट्रीट करने के लिए दे देंगे और वायरल ईपीएस कहलाता है। दूसरा सूडो पार्किंसोनिज्म था, पार्किंसन जैसे सिम्टम दिखेंगे, माइल्ड केसेस में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अगर सिम्टम ज्यादा आ रहा है तो डोज कम करके भी देखा जा सकता है, और ज्यादा आ रहा है तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे देंगे। फिर आता है आपका अकाथीसिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईपीएस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईपीएस लिखा नहीं कहीं क्या, मोस्ट कॉमन ईपीएस, और इसमें मोटर रेस्टलेसनेस, इनर सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस, strong desire or urge to move around. Whenever patient says that I am feeling restlessness and wants to move around, so your response is, patient को कहेंगे घूम ले भाई, टहल ले। ये नहीं है कि बैठ जा नीचे, नहीं पैर नीचे रखा बैठ से तो टांगे जोड़ दो, ऐसा नहीं, हाँ घूम ले भाई, टहल लो, थोड़ा थोड़ा टहल लो, टहलने देना है, अलाउ करना है उसको कि टहल लो। हो गया। अब अगला आएगा कार्डियो डिस्काइनेसिया, develops after long term administration of drugs, month to year, involuntary movement of body include movement of lip, face, trunk, chewing, blinking, etc. ये irreversible EPS है, याद रखना है। atypical antipsychotic clozapine is effective in reducing symptoms. अगर पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं तो फर्स्ट जनरेशन से या कोई और सेकंड जनरेशन की ड्रग है तो उसको क्लोजापाइन स्टार्ट करनी है, बाकी ड्रग बंद कर देनी है, और क्लोजापाइन में कार्डियो डिस्काइनेसिया नहीं होता। इसको असेस करने की स्केल है एम्स, तुम्हारा भी एम्स है और ये भी एम्स है, एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट स्केल है जो मूवमेंट डिसऑर्डर को असेस करती है। इसके अलावा एक सिम्पसन एंगस रेटिंग स्केल है ईपीएस की, उससे भी मूवमेंट डिसऑर्डर को असेस किया जा सकता है। तो टार्डियो डिस्काइनेसिया में इतना याद रखना है कि इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है और ये क्रोनिक इरिवर्सिबल और लॉन्ग टर्म टाइप वाला ईपीएस है। इसको इरिवर्सिबल है, इसका मतलब ये ट्रीटेबल नहीं है। इसको सिम्टम को मिनिमाइज करने का एकमात्र ऑप्शन है कि सारी दूसरी दवाइयां छोड़ के क्लोजापाइन दो, दूसरी दवाइयां छोड़ के पेशेंट को क्लोजापाइन दो, जिससे और फर्दर मूवमेंट डिसऑर्डर डेवलप नहीं होंगे। दो और होता है, एक सबसे खतरनाक होता है वो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, मोस्ट फेटल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी वाला न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, और एक रैबिट सिंड्रोम होता है, रैबिट सिंड्रोम, रैबिट यानी रैबिट कौन होता है, हाँ खरगोश। तो खरगोश जैसे घास खाता है, रैपिडली मूवमेंट्स होते हैं लिप्स के, वैसे चुविंग मूवमेंट्स होंगे पेशेंट में, उसको रैबिट सिंड्रोम बोलते हैं। लिखिए न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और रैबिट सिंड्रोम, मान ही नहीं रहे। हाँ हाँ देखो, जल्दी लिखें जल्दी लिखें जल्दी लिखें। देखो हमारे यूस वाली बच्ची इतना फास्ट लिख लेती है कि तुम शुरू नहीं करते तो उससे पहले खत्म होता है, क्योंकि कॉलेज में 4 साल लिख लिख के फुल प्रैक्टिस है, वहाँ टीचर भी ऐसे ही फट फट आगे चलता रहता है, है? हाँ नहीं, वो जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है वैसा लिख सकते हो, पढ़ना खुद को है ना, तो खुद को पता चले वैसा लिख सकते हो। चश्मा बड़ा होता जा रहा भाई, है कुछ दिनों में यहाँ यूं ना हो जाए यूं। ये तो फैशन आया, फैशन, इंसानों ने भैंसों वाले चश्मे पहनने शुरू कर दिए, जितना बड़ा चश्मा उतनी अच्छी फैशन, यूं। मजाक किया है, बुरा मत मानना चश्मे वाले लोग, मान लिया कोई बात नहीं, थोड़ी देर में भूल जाएगी क्या है भाई। तो टार्डियो डिस्काइनेसिया से हम क्या याद रख लोगे, इरिवर्सिबल ईपीएस है, लॉन्ग टर्म एंटीसाइकोटिक चलने के कारण डेवलप होगा, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, फेस के, लिप्स के, बॉडी के, इसमें ट्रंक लिखा नहीं, लिख लो, ऐड कर लो, ट्रंक भी है, ट्रंक है ना लिखा है, ठीक है, ट्रंक के और चूइंग टाइप, ब्लिंकिंग टाइप, ये सारे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसको ट्रीट करना है तो ट्रीट ये कुछ नहीं, सिम्टम मिनिमाइज हो सकते हैं, क्लोजापाइन शुरू करनी है, बाकी ड्रग बंद करनी है और क्लोजापाइन देनी है। तो ईपीएस में अभी तक 4 ईपीएस में आपने देखा कि सबसे अर्लीस्ट कौन सा डेवलप होगा, एक्यूट डिस्टोनिया होगा, इरिवर्सिबल यानी कि लेट और इरिवर्सिबल कौन सा है, तो लेट और इरिवर्सिबल टार्डियो डिस्काइनेसिया है, मोस्ट कॉमन कौन सा है तो अकाथीसिया है। चलो और क्वेश्चन आया है, बताओ जरा। Patient diagnosed with paranoid schizophrenia comments to the nurse that how do I know that what is really in those pills? Which of the following best response? Paranoid schizophrenia है पेशेंट को, उसको टेबलेट देने गए तुम गोली, तो वो बोल रहा है मुझे क्या पता इसके अंदर गोली है, मैं नहीं लूं। तो आपको क्या करना है, जब भी पेशेंट को पैरानॉइड डिल्यूजन हो या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो या पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया हो, आपको पेशेंट का डाउट क्लियर करना है। कैसे करेगा, अरे ले भाई तू खुद खोल ले, है? ले भाई खुद खोल के देख ले, अपने हाथों से खोलेगा तभी उसको विश्वास होगा, अदरवाइज उसके मन में लगेगा कोई जहर तो नहीं है इसके अंदर, है? और खाना भी ऐसा ही, पेशेंट बोलेगा खाना मैं नहीं खाऊंगा, खाने में जहर है, तो तुम क्या करोगे, खा के देखोगे क्या, ये देख मैंने खाया कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसे सारे मरीजों का खाना टेस्ट नहीं करना है, पैकेज फूड देना है जो पेशेंट खुद ओपन करे या पेशेंट के सामने आप ओपन करो। कैसा फूड देना है, पैकेज फूड देना है, पैकेज फूड जो पेशेंट या तो खुद ओपन करेगा या आप पेशेंट के सामने ओपन करोगे, ऐसा वाला फूड देना है। और हमेशा जिसको भी डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन हो, उसमें पैकेज फूड जो पेशेंट या तो खुद ओपन करेगा या आप पेशेंट के सामने ओपन करोगे, ऐसा वाला फूड देना है। और हमेशा जिसको भी डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन हो, उस पेशेंट को कभी भी टच नहीं करना बिना पूछे, उसके हाथ नहीं लगाना है, अदरवाइज
वो भयंकर डर जाएगा, एंजाइटी इतनी ज्यादा होगी, मार रहा है, तो बिना ऐसे परमिशन, बिना कंसेंट और सडनली जाके टच भी नहीं करना उसको, तो बिल्कुल नो टचिंग। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम सबसे खतरनाक वाला, लाइफ थ्रेटनिंग, मोस्ट फेटल, मोस्ट सीरियस, लाइफ थ्रेटनिंग होता जाए तो वह न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। रेयर है, बस फेटल है, इसको आप फेटल बोलो, लाइफ थ्रेटनिंग बोलो। क्या हुआ? बढ़िया है भाई, आ गई है तो टिकेगी कब तक ये ध्यान रखना है। आ गई है ज्यादा जरूरी नहीं है, कब तक टिक पाएगी तुम्हारे सामने। अरे वो नहीं, तुम्हारे लक्षण देख के ज्यादा दिन नहीं रखेगी। The onset of symptom is usually 24 to 72 hours. The main symptoms are increased body temperature, severe muscular rigidity, patient is confused and agitated, यानी कि severe anxiety plus restlessness, साथ में WBC काउंट बढ़ेंगे, creatine phosphokinase का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, रीनल फेलियर हो सकता है, मायोग्लोबिनूरिया हो सकता है, और ये बहुत सीवियर टाइप वाला साइड इफेक्ट है, जिसमें बहुत पूरी बॉडी में रिजिडिटी और मसल्स स्पाज्म होंगे, सीवियर रिजिडिटी एंड मसल्स स्पाज्म, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, मायोग्लोबिनूरिया, रीनल फेलियर में आकर्स और डेथ भी हो सकती है, इसलिए खतरनाक वाला टीपीएस है। तो यहाँ पेशेंट को मैनेज करने के लिए हमको बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और एक ड्रग होती है इसको ट्रीट करने की, क्या नाम है बे? कोई है जिसने लिख रखा है तो भी याद नहीं है ना? कौन सी ड्रग है वो? डेंट्रोलिन। क्या नाम है उसका? डेंट्रोलिन। आएगा, आगे आएगा नाम। A rare but severe, most fatal, life-threatening side effect of antipsychotic, in which increased body temperature, severe muscles spasm or rigidity, confusion, agitation, elevation of WBC count, creatine phosphokinase, myoglobinuria, renal failure, or death may occur if not treated. For the treatment, immediately administration of dentrolin is necessary. Other measures or management interventions are maintenance of hydration, cooling measure to decrease the temperature. Cooling measure क्या होता है? हाँ, cold sponging. कोल्ड स्पंजिंग करेंगे जब भी हाइपरपायरेक्सिया होता है, क्या करते हो? कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, ठंडी हवा चलाएंगे, पंखा, पंखे के सामने लेटाएंगे, एसी है तो एसी के सामने लेटाएंगे। टीपीआई इतना, एक स्लाइड और है इसी के आगे, हो गया क्या? Elevated liver enzyme, myoglobinuria, renal failure can occur. The antipsychotic should be immediately discontinued, and dentrolin 0.8 से 2.5 mg per kg every 6 hourly up to 10 mg per day. ड्रग ऑफ चॉइस है, ये देना है। एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना है, कूलिंग मेजर्स अपनाना है, और क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे वाइटल साइन और इलेक्ट्रोलाइट की। तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम मोस्ट सीरियस बट रेयर, लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक, सीवियर टाइप ऑफ मसल स्पाज्म, रिजिडिटी होगा, बॉडी का टेम्परेचर सीवियरली एलिवेटेड हो सकता है, डब्ल्यूबीसी काउंट बड़े हो सकते हैं, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज का लेवल बढ़ सकता है, अनस्टेबल लिवर एंजाइम हो सकते हैं, रीनल फेलियर हो सकता है, मायोग्लोबिनुरिया हो सकता है। ट्रीट करने के लिए कूलिंग मेजर्स करने हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना है, और डेंट्रोलिन दवाई देनी है। डेंट्रोलिन एक मसल रिलैक्सेंट है, जो बॉडी में सीवियर मसल्स स्पाज्म और रिजिडिटी है तो ये मसल्स को रिलैक्स करेगा, जिससे मायोग्लोबिनुरिया और अदर साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज होंगे। तो पेशेंट है डिमेंशिया का, अल्जाइमर टाइप वाला, वो क्या नहीं कर पा रहा है? वो पहचान नहीं पा रहा है दूसरे का चेहरा। क्या कहेंगे उसको? बेटा बताओ, बताओ। एक अल्जाइमर का पेशेंट है, वो दूसरे का चेहरा नहीं पहचान पा रहा है, उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? नॉट एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टिमुलाई। इसको हम प्रेसोपैग्नोसिया भी बोल सकते हैं, नॉट एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फेसेस। अलग अलग चेहरे नहीं पहचान पाना प्रेसोपैग्नोसिया कहलाएगा। नया आए हो क्या बेटा? पुराने हो? कब आए? आज पहला है? उदास हताश ना हो, पहला दिन है तो कॉपी करेंगे भाई। अच्छा, खुद का चेहरा नहीं पहचान पाएंगे, उसको क्या कहेंगे? ऑटो प्रेसोपैग्नोसिया कहेंगे। और अरे भाई बड़े साल बाद आया, किधर था तू? हम्म? पढ़ाई कर भाई, धंधा वंदा सब बाद में करना है। एप्रेक्सिया क्या था? एप्रेक्सिया क्या था भाई? एप्रेक्सिया मतलब लर्न मोटर स्किल, गंजा कंगी नहीं कर पा रहा है। अरे भाई जो काम पहले आता था वो अब करने में दिक्कत हो रही, शर्ट के बटन नहीं लगा पा रहा, जूते की फीते डोरी नहीं बन पा रहा, कंगी नहीं कर पा रहा, खाना बनाना जिसको पहले आता था वो भूल गए, आलू कैसे छीलते हैं भूल गया अब, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एप्रेक्सिया। इसके अलावा अफेसिया क्या है? बोलने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस इन विच द मेन सिम्टम इज वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज। याद करो बे, क्या होगा तुम्हारा? हेलो अगेन एक क्वेश्चन आ गया, बताओ। ध्यान से पढ़ के आंसर देना, मैं उधर आके पूछेगा आज।
एक ही वर्ड में है आंसर इसका, इसी में छुपा पड़ा है आंसर। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल किसके आगे लिखा था? टॉर्टिकोलिस ऐसी गर्दन है, ओक्यूलोजारी क्राइसिस आंखें लेटरली और अपवर्ड मूवमेंट होना है, टार्डियस कहनी चाहिए है ही। चलो, मतलब तुम होशियार हो गए हो। हाँ लो, कौन याद करना चाहेगा कर लो, मुझे भी याद नहीं है, पर तुम्हारे दिमाग में। हाँ लो, कौन याद होना है, टार्डियस कहनी चाहिए है ही। चलो, मतलब तुम होशियार हो गए हो। हाँ लो, कौन याद करना चाहेगा कर लो, मुझे भी याद नहीं है, पर तुम्हारे दिमाग में आइडिया कुलबुल करता कि डोज कितना देते हैं, तो उस दिमाग के कीड़े को शांत करने के लिए ही ये डोज लाया गया है। तुम्हें जितना याद हो उतना याद रख लेना, नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी, फोटो ले लो, लिखना नहीं दूंगा इतना सारा, इतना सारा नहीं लिख सकते 2 मिनट में, फोटो ले लो, लिखे भी कोई फायदा नहीं है, याद नहीं रहेगा, इसलिए कोई बात नहीं, मुझे पता है जो याद रह रहा है उसको करोगे तो ही बहुत है। कितना डोज देंगे ऐसा क्वेश्चन कि आने के चांस ओनली 0 पॉइंट कितने भी मान लो बहुत कम है, 1% से कम है, इसलिए टेंशन ना ले, याद रह जाए तो ठीक। 3-4 इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखने पड़ सकते हैं, क्लोजापाइन हो गया, एलोपेरिडोल का पूछ सकता है, क्लोजापाइन का पूछ सकता है, तो वो याद रखना है। फोटो ले लिया, चलो, लिखने नहीं दे सकते भाई इतना, कौन था वो, फोटो ले लो, जिसने नहीं लिया ले लो, जल्दी ले लो, तुम्हारे टॉर्चर के कारण ही राहुल तुमसे इतनी दूर बैठता है, तुम बड़े मक्कार हो भाई, राहुल को तंग नहीं कर सकते ऐसे, वैसे तंग नहीं करते हो तुम, राहुल से प्यार करते हो, ठीक है। रैबिट सिंड्रोम लिख लो, रैबिट क्या है, रैबिट एबनॉर्मल मूवमेंट्स है भाई साहब, एबनॉर्मल इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ लिप्स रिजेंबलिंग रैबिट च्यूइंग, रैबिट च्यूइंग, अरे खरगोश जल्दी जल्दी घास खाता है, वैसे लिप्स के मूवमेंट्स है ये, जिसको रैबिट सिंड्रोम कहते हैं। टंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ओनली लिप्स के इन्वॉलेंटरी मूवमेंट्स है, वो है रैबिट सिंड्रोम। खरगोश जैसे घास खाता है जल्दी जल्दी, छोटा सा मुंह कुछ कुछ चलता है, वैसे ही लिप्स के मूवमेंट्स है ये, इसको रैबिट सिंड्रोम कहेंगे। हो गया, तो यहां तक अपन ने जो मेजर 6-7 जो भी साइड इफेक्ट थे वो जरूर याद रखना है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, तो याद रख लेना है। सबसे जल्दी एक्यूट डिस्टोनिया मिनट्स टू हावर्स में डेवलप होता है, और इसमें पेशेंट में नेक और फेस की मसल्स में सीवियर स्पाज्म होगा, नेक की मसल्स में स्पाज्म कारण टॉर्टिकोलिस एक्सपोजर होगा, और फेस की मसल्स और आई मसल्स में स्पाज्म कारण ओक्यूलोगाइड क्राइसिस देखने को मिलेगा। इमीडिएटली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। दूसरा, आपको मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो अकाथीसिया है, वोकिज एंड टोकिज, मोटर रेस्टलेसनेस, पर्सन इज नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस, नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस एंड हैविंग स्ट्रांग अर्ज और डिजायर टू मूव अराउंड, स्ट्रांग अर्ज और डिजायर टू मूव अराउंड, अलाउ द पेशेंट टू मूव। If you are not allowing the patient to move around, the anxiety will increases. So allow the patient to move. उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग देंगे वो बीटा ब्लॉकर ड्रग देंगे। फिर आता है सुडो पार्किंसोनिज्म, पार्किंसंस लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा। माइल्डर सिम्टम्स में हमको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, डोज रिड्यूस कर सकते हो और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हो। और पार्किंसन के सिम्टम आपको पता है, रिजिडिटी और ट्रिमर, मास लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस, ब्रेडिकाइनेसिया, ये सब सिम्टम्स होंगे। फिर आता है इरिवर्सिबल क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इरिवर्सिबल एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स, वो टार्डिव डिस्काइनेसिया। इसमें आपको फेस, लिप्स, ट्रंक, एक्सट्रीमिटीज में इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, और इसको मिनिमाइज करने के लिए क्लोजापाइन देनी है पेशेंट को। क्या करनी है? क्लोजापाइन। सबसे खतरनाक वाला, डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग है, वो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, और ये बहुत सीवियर है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। यहाँ पेशेंट को क्या करना है, तो इसमें होगा क्या, तो सीवियर रिजिडिटी और मसल स्पाज्म होंगे, पेशेंट एजिटेटेड रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, और इसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड, डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज, लिवर एंजाइम बढ़े हुए, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज बढ़े हुए, और मायोग्लोबिन हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए डेंट्रोलिन देना है, फीवर के लिए कूलिंग मेजर्स अपनाना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। रैबिट सिंड्रोम आपको पता हो गया, क्या दवाइयां देंगे, तो ये सारी लाइनें एग्जांपल, नाम वाला एग्जांपल के साथ क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ईपीएस को ट्रीट करने के लिए क्या ड्रग देते हैं, तो ऑप्शन में एंटीकोलिनर्जिक लिखा होगा तो वो करना है। बाकी एग्जांपल आपके सामने है, डाइपनाइट्रामाइन है, बेंजोट्रोपिन है, ट्राइहेक्सिलफेनिडाइल है, तो ये तीनों ड्रग दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है कॉमनली ये यूज होते हैं, बाकी ड्रग भी यूज की जा सकती है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देना है ईपीएस को कॉमनली ट्रीट करने के लिए। कैसी हो दीदी, तंग कर रही है, तंग कर रही है, तुमको पढ़ने नहीं दे रही है? लिखो बेटा, VENADRYL, बेनाड्रिल, खांसी की छुट्टी, ये कब सिर्फ भी आता है? तो ईपीएस और उसको ट्रीट करने की दवाई तुमको याद रह जाएगी कैसे? पूछे फिर अभी आके उधर, पूछे भाई। हाँ है, शाबाश, लो आ गए तुम। लो भाई बताओ, लो भाई बताओ, लो भाई बताओ।
कुछ नहीं है, वही वाला क्वेश्चन है, शब्द अलग है। क्या लग रहा है बेटा? सी है? क्यों सी क्यों है भाई? तुम बढ़ाओ, सी क्यों है? बढ़ाओ बेटा। अरे सी क्यों है? ही क्यों नहीं है बताओ? है बेटा, सी क्यों है? अरे सी क्यों है, ही क्यों नहीं है? बताओ। अरे टॉर्टिकोलिस किसका साइन एंड सिम्टम है? अब क्लोरोक्रोमाटिन के बारे में दो बातें। अरे टॉर्टिकोलिस किसका साइन एंड सिम्टम है? अब क्लोरोक्रोमाटिन के बारे में दो बातें। क्लोरोक्रोमाटिन जिसको सीबीजेड बोलते हैं, क्लोरोक्रोमाटिन सीबीजेड लेस्ट कॉस्टली ड्रग, फर्स्ट एंटीजाइकोटिक है, 1952 में डिस्कवर हुई। इसके अलावा ये फोटोसेंसिटिव ड्रग है, धूप में जाओगे तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस कर देती है। यानी कि जब भी पेशेंट ये ड्रग ले रहा हो तो पेशेंट को बोलना है, हाँ धूप में ना निकला करो। रानी नहीं, राजा भी, रानी और राजा, वरना गोरा रंग का कुछ नहीं, वरना खुजली खुजली करेगा। एलर्जिक डर्मेटाइटिस, जब भी बाहर जाओ सनस्क्रीन लगाना है, फुल स्लीव क्लोथ्स पहनने हैं और पूरा पैक हो जाना है, लड़की स्कूटी पे होती है वैसे। तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस एंड फोटोसेंसिटिविटी। इसके अलावा क्लोरोक्रोमाटिन एसोसिएटेड विद ब्लू ग्रे स्किन डिस्कलरेशन एंड बेनाइन पिगमेंटेशन ऑफ लेंस एंड कॉर्निया। पिगमेंट स्किन के और लेंस और कॉर्निया के पिगमेंट को भी अफेक्ट करती है। तो याद रखना है ये इफेक्ट भी, कि ब्लू ग्रे स्किन का डिस्कलरेशन प्लस लेंस और कॉर्निया का भी पिगमेंटेशन करती है। इसके अलावा क्लोरोक्रोमाटिन क्रॉनिक हिकअप्स की भी ड्रग ऑफ चॉइस है। क्रॉनिक हिकअप्स, हिकअप्स का मतलब हिचकी। हाँ, तुम्हें तो हिचकी जब कोई खाना फंस जाए तो ही आती है, याद तो तुम्हें कोई करता नहीं है, है? नहीं वैसे गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं तो तुम भी गधे ही हो यार, तुम च्यवनप्राश क्यों नहीं खा रहे हो? अच्छा बुड्ढे, बुड्ढों को जरूरत होती है च्यवनप्राश की तो एक्चुअल में। तो याद रखना है कि ये किसमें दी जाती है? यूज टू ट्रीट क्रॉनिक हिकअप्स। हिकअप्स इज हिचकी। कौन गुनगुना रहे थे? तुम। क्लोरोक्रोमाजिन पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग जो एलर्जिक डर्मेटाइटिस कर सकती है, फोटोसेंसिटिव ड्रग है। जब भी पेशेंट, इसमें अगर क्या एडवाइस करना है पेशेंट को भाई, अगर ये क्वेश्चन आए तो कि एडवाइस द पेशेंट, इसके कारण पेशेंट को क्या एडवाइस करना है? एडवाइस द पेशेंट, अब ये भी लिख लो वरना कहोगे लिखवाया नहीं था। एडवाइस द पेशेंट टू यूज फुल स्लीव क्लोथ्स और सन स्क्रीन while going outdoor, while going outdoor, जब भी बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, फुल कपड़े से ढके जाने का या फिर सन स्क्रीन लगा के जाने का। इसके अलावा स्किन का पिगमेंट चेंज करता है और कॉर्निया और लेंस का भी कलर चेंज करता है क्रॉनिक यूज में। और क्रॉनिक हिकअप्स में, हिचकी में भी क्लोरोब्रोमाजिन काम आता है। चलो, हिकअप्स लिखा बेटा, हिकअप्स, हिचकी लिख दिया मैंने, हो गया लिखे। थायोरिडाजिन के बारे में, तो थायोरिडाजिन के बारे में याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में सबसे बेहतरीन दवाई कौन सी है? तो थायोरिडाजिन है फर्स्ट जनरेशन में सबसे अच्छी वाली, बेस्ट टिपिकल ड्रग। क्या है? बेस्ट टिपिकल ड्रग, लेस ईपीएस कॉजिंग ड्रग इन टिपिकल ड्रग। अगर कोई पूछ ले आपको कौन सी ड्रग फर्स्ट जनरेशन वाली सबसे कम ईपीएस करती है, तो वो थायोरिडाजिन है। क्या है वो? थायोरिडाजिन। ये भी रेटिनल पिगमेंट का कलर चेंज करती है और क्यूटी प्रोलोंगेशन कर सकती है, कार्डियक टॉक्सिक कहलाती है, और वेंट्रिकुलर और एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन को प्रोलोंग कर सकती है। तो कार्डियक साइड इफेक्ट है, रेटिनल पिगमेंट को चेंज करती है, बट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स सबसे कम है इन फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। किसमें है? फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। कि ए पेशेंट इज, कल क्वेश्चन था, ए पेशेंट इज voluntarily controlling the involuntary function of our body like heart rate, respiration, breathing. Which therapy it is? कौन सी थेरेपी है? बायोफीडबैक था। सबने राइट किया। वो अरे जीनियस हो, जीनियस हो बे। हाँ, वो 4 हो गए। लिखो बालक, लिखो, मुंह से कम लिखो बेटा, कॉपी खराब होती है। कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती है? एंटीकोलिनर्जिक क्या होती है? कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है? एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट वो सारे जो बॉडी के फ्लूइड्स को रिटेन करेंगे, हैं? जैसे यूरिनरी रिटेंशन करेगा, डिक्रीज स्वेटिंग करेगा, इसके अलावा विजन को ब्लर करेगा, हैं? ये सारे इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक है। इसके अपोजिट इफेक्ट कैसे होंगे? वो कोलिनर्जिक इफेक्ट होंगे। ये अच्छे से तुम पढ़ोगे किसमें? फार्मा में, एग्जांपल के साथ पूरा।
तो सिंपली याद रखना है कि एंटीकोलिनर्जिक जो इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या है। एंटीकोलिनरी इफेक्ट का मतलब है यूरिनरी रिटेंशन करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, विजन को ब्लर कर सकता है, हाँ, ड्राइनेस ऑफ माउथ कर सकता है, डिक्रीज स्वेटिंग कर सकता है। ये सारे इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट कहलाते हैं। हो गया ये लिख के। अगला देखें, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। ये लॉन्ग एक्टिंग क्या है कि भाई साहब जो इंसान, ये पुअर कंप्लायंस वालों के लिए, किसके लिए? पुअर कंप्लायंस। और पुअर कंप्लायंस का मतलब होता है साइकेट्रिक पेशेंट जो रेगुलर ट्रीटमेंट ले नहीं रहा है, कभी गोली ले रहा है, कभी थूक दे रहा है, कभी छुपा दे रहा है, 5 दिन ली 5 दिन नहीं ले रहा है, तो फिर डिजीज ठीक नहीं होगी, सिम्टम और सीवियर होते जाते हैं, उनको ये इंजेक्शन लगा देते हैं। क्या करते हैं? इंजेक्शन लगा देते हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग एंटीसाइकोटिक्स है। तो इसमें फ्लूबेंजीन 2 to 4 वीक के लिए है, हेलोपेरिडोल 1 to 4 वीक के लिए इफेक्टिव रहती है, रेस्पेरिडोन एवरी 2 वीकली देना है, ओलेंजापाइन 2 to 4 वीक देना है, पेलिपेरिडोन मंथली लगेगा, अरिप्राजोल मंथली लगेगा। और इसका पुराना नाम था डिपोट इंजेक्शन और डिपोट प्रिपरेशन। इन सबके पीछे लिखा आता है डेकोनेट है, फ्लूबेंजीन डेकोनेट इंजेक्शंस, हेलोपेरिडोल डेकोनेट ऐसे इंजेक्शंस है। और ये पुअर कंप्लायंस के लिए है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में कि पुअर कंप्लायंस के लिए क्या दोगे? पुअर कंप्लायंस के लिए क्या दोगे? टैबलेट, इंजेक्शन क्या देते हैं? तो डिपोट प्रिपरेशन बोल सकते हो या लॉन्ग एक्टिंग। दूसरे वर्ड में बोले तो लॉन्ग एक्टिंग या फिर डिपोट इंजेक्शन बोलो। क्या बोलो? लॉन्ग एक्टिंग और डिपोट इंजेक्शन लगाएंगे इंजेक्शन फॉर्म में। और ये इतने दिन के अलग अलग इंजेक्शन अलग अलग है। ये स्लो रिलीज होते हैं बॉडी में, एक बार लगा दिया इतने दिन तक इफेक्ट होता रहेगा, स्लोली रिलीज होती रहेगी बॉडी में और इतने दिन तक असर रहेगा। तो ये जो भी पेशेंट पुअर कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट है, पुअर कंप्लायंस का मतलब है दोज पेशेंट हु आर नॉट टेकिंग प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट एज पर शेड्यूल, एज पर शेड्यूल। जैसा बताया गया है कि ये गोली सुबह शाम लेनी है या ये रोज एक टाइम लेनी है, पेशेंट ले नहीं रहा है, छुपा दे रहा है, थूक दे रहा है, 5 दिन ले रहा है, एक दिन नहीं ले रहा, फिर 7 दिन नहीं ले रहा, ऐसे कर रहा हो तो डिजीज ट्रीट नहीं होगी। उनका इलाज यही है कि उनको लगाएंगे इंजेक्शन, उनको लगाएंगे इंजेक्शन। सो द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पुअर कंप्लायंस इज इंजेक्शन या लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन बोलो या डिपोट प्रिपरेशन बोलो। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, फ्लूबेंजीन, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन, पेलिपेरिडोन, अरिप्राजोल, ये सब दी जा सकती है। इनमें पूछ लिया जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पुअर कंप्लायंस कौन है? वो लिखा हुआ है, कल भागा के फाड़ रहे हो इधर मेरी तरफ। कौन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पुअर कंप्लायंस? कल 2 वर्ड लिखाए थे, एक तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया, रामबाण, क्लोजापाइन है, और दूसरा ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पुअर कंप्लायंस और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिजोफ्रेनिया वो रेस्पेरिडोन है। कौन है? रेस्पेरिडोन। पढ़ते बिल्कुल नहीं हो, यहाँ से घर जाके सिर्फ रीलें देखते हैं, टोना बाबू से बातें करते हैं, यही है पक्का। और 12-1 बजा देते हैं, क्योंकि खाना तो यहाँ 7:30 खा लिया, 8 बजे तक हॉस्टल पहुंच गए, आधा घंटा चलो ठीक घर बात कर ली, रेस्ट कर लिया, चेंज वेंज कर लिया, उसके बाद तो पढ़ना है कि नहीं। 9 से 12 1 बजे तक तो पढ़ना है कि नहीं एक स्टूडेंट को। 4 घंटे अगर कोई पढ़े बैठ के रात में तो बहुत होते हैं ना। 1 बजे से पहले तो कोई नहीं सोता होगा, ये तो पक्का है। या 10 बजे सो जाती हो? 10 बजे, 12 बजे तो कम से कम पढ़ोगे, 4 नहीं तो 3 घंटे, तो 9 से 12, 12 तो कब बज जाते हैं बात करते करते, पता ही नहीं चलता ना। कंट्रोल कंट्रोल करो भाई, ये बातें आगे बात करने लायक नहीं छोड़ेगी, बता रहा हूँ मैं। कम करो इन बातों को। हो गया लिखे? अब डिस्कस मत करो कैसे बात करेंगे, कम करेंगे। चलो आगे देखो, हेलो प्यारी डॉल्स देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, बहुत ज्यादा खतरनाक वाली दवाई जिसके बहुत ज्यादा ईपीएस, बहुत ज्यादा ईपीएस, सबसे ज्यादा ईपीएस कॉज करने वाली एंटीसाइकोटिक पूछा जाए तो वो हेलो प्यारी डॉल है? इसलिए जो प्यारी डॉल है वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो, खतरनाक भी साबित होती है? तो ध्यान रखना है प्यारी डॉल्स का भी कि हाईएस्ट ईपीएस कॉजिंग ड्रग है, हाईएस्ट ईपीएस कॉजिंग ड्रग्स। ये भी फोटोसेंसिटिविटी करती है। इसके अलावा एक्सोजेनस इंसुलिन को रेजिस्टेंस कॉज करती है और हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया करती है। एक्सोजेनस इंसुलिन को रेजिस्टेंस करती है, इसका मतलब क्या है कि जिस पेशेंट को डायबिटीज टाइप 1 है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, उसका हमेशा ख्याल रखना है हमको कि ये इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन के, एक्सोजेनस इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करेगी, एब्जॉर्प्शन होने नहीं देगी, तो पेशेंट का शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो जब भी टाइप 1 डायबिटीज वाला पेशेंट हो और उसको हेलोप्यारी डोज देनी हो तो भाई साहब इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना है, इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना है। इसके अलावा हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया कॉज करती है। इसके अलावा हार्ट रिदम को एबनॉर्मल भी कर देती है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया कर सकती है और डेथ भी कर सकती है अगर आईवी दे दिया तो ये जरूर ध्यान रखना है कि हेलोप्यारिडोल्स जो इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर के लिए ही आता है, आईवी ना देना है। आईवी दोगे दिल फड़फड़ा के मर जाएगा वही, तो ध्यान रखना है। तो देख लो डॉल्स कितनी खतरनाक है। डॉल्स यहाँ दिल की धड़कन ही छीन रही है। हाँ, तुम्हें फिलहाल कोई खतरा नहीं है, तुम सेफ हो, और अभी दूर दूर तक खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा मुझे। आएगा रे, आएगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ रे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वक्त बदलेगा। आज से नोट सेट का रिजल्ट आएगा मेंस का, ऐसे डेट तो नहीं है पर आज आ जाना चाहिए, ऐसा लगता है। हो सकता है ना भी आए भाई, अब ये मत मान लेना कि आया निकल आते मुझे रिजल्ट नहीं आया है, ऐसा जरूरी नहीं है। लिख लिया? तो हेलोपेरिडोल को मानना है कि सबसे ज्यादा ईपीएस करने वाली ड्रग है, फोटोसेंसिटिविटी कॉज करती है। यहाँ भी पेशेंट को एडवाइस करना है कि फुल स्लीव के बाजू के कपड़े पहन के बाहर जाएं, सनस्क्रीन लगा के जाएं। और कोई टाइप 1 डायबिटीज वाला पेशेंट है
तो इंसुलिन डोज को एडजस्ट करें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस डेवलप करती है, एक्सोजेनस इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन को रोकती है, तो डोज को एडजस्ट करने का पड़ेगा। हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया कॉज करती है। हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया के सिम्टम आपको याद रखने हैं कि सेक्सुअल ड्राइव और लिबिडो में डिक्रीज होना इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, और इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं गायनेकोमेशिया कर सकते हैं मेल में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर कर सकते हैं फीमेल में, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी याद रखना। पिछले नोट सेट या फोर्थ में आया था कि विच ड्रग कॉजेज हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, तो आपको जरूर याद रखने का है कि सबसे ज्यादा ये करती है हेलोपेरिडोल्स। क्लोजापाइन, क्लोजापाइन सबसे खतरनाक ईपीएस करती है, एक ईपीएस नहीं साइड इफेक्ट करती है, वो है एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी के काउंट्स कम हो जाएंगे, ग्रेनुलोसाइट्स का लेवल कम हो जाएगा, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स का। स्पेशली बॉडी में जब न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएंगे तो रिस्क ऑफ इंफेक्शन बढ़ जाती है ना। डब्ल्यूबीसी बॉडी में हमारे डिफेंस का काम करती है, इंफेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस का काम करती है, उसका लेवल अगर कम होगा तो रिस्क ऑफ इंफेक्शन बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है जब भी क्लोजापाइन दो, पेशेंट के रूटीनली सीबीसी स्पेशली डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करना है, और अगर डब्ल्यूबीसी काउंट कम आ रहे हैं तो ड्रग को बंद करना है और इंफेक्शन प्रिकॉशंस लेने हैं। वेट गेन बहुत ज्यादा करती है, इसके अलावा सेडेशन कॉज करती है। साइलोरिया क्या है? हाँ, एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन कॉज करती है। इसके अलावा वीकली सीबीसी मॉनिटर करना है, खास बात कि वीकली सीबीसी मॉनिटर करना है फर्स्ट 6 मंथ के लिए। जब भी क्लोजापाइन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 6 मंथ तक वीकली सीबीसी करना ही करना है, उसके बाद एवरी 2 वीक कर सकते हो, फिर 4 वीक, और हाँ डिसकंटिन्यू करने के 4 हफ्ते बाद भी चेक करना है, क्योंकि ड्रग्स ब्लड सर्कुलेशन में 4 हफ्ते तक रह के पेशेंट का न्यूट्रोफिल काउंट कम कर सकती है। तो एक बार स्टॉप करने के 4 वीक बाद भी एक बार चेक करना है कि डब्ल्यूबीसी काउंट ठीक है या नहीं, या पेशेंट को अभी भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, तो ऑलवेज असेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऑलवेज असेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी काउंट हमेशा 3500 से ऊपर रहनी है, इससे कम हो तो बंद कर देनी है ड्रग। जब भी ड्रग स्टार्ट करेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट 3500 से अबव होनी चाहिए, इससे अगर काउंट कम है तो स्टार्ट नहीं करेंगे। और जब ये एग्रेनुलोसाइटोसिस करेगा, इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो जिम्मेदारी तुम्हारी एक तो वीकली सीबीसी को मॉनिटर कराना है एंड असेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, असेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन प्रिकॉशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रिकॉशंस लेने हैं। पढ़ रही हो बालिके? पढ़ रहे हो? सही हो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया कौन सा होता है बेटा? कौन सा होता है? पैरानॉइड। लोराज़ेपाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा टाइप के सिजोफ्रेनिया में होता है? किसमें होता है? हेप्टाटोनिक में। लोराज़ेपाम देते ही तुरंत सिम्टम इंप्रूव हो जाता है, उसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं? लेजरस इफेक्ट कहते हैं। शीशे के आगे खड़ा होकर ही करना कौन से सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा? हैप्पीब्रेनिक में देखने को। अदर नेम ऑफ हैप्पीब्रेनिक क्या बेटा? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्या नाम है अदर नेम? डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। पीछे कौए ने 2 सिजोफ्रेनिया बताए थे बेटा, बेटो कौन से टाइप है वो? टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या होगा? वेरी गुड। टाइप फर्स्ट में पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे, ब्रेन वेंट्रिकल्स नॉर्मल होंगे, ड्रग इफेक्टिव रहेगी, प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा। अगर सिजोफ्रेनिया में पेशेंट है एक सिजोफ्रेनिया का, हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर, प्रोग्नोसिस कैसा होगा बेटा? ना जी ना, अच्छा होगा, प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। थैंक यू बेटा। हो गया भाई? अरे हो गया। तो याद रखना है सीबीसी मॉनिटर करना है। एग्रेनुलोसाइटोसिस याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है हमेशा कि क्लोजापाइन का कौन सा सीरियस साइड इफेक्ट होता है, या एंटीसाइकोटिक सेकंड जनरेशन स्पेशली क्लोजापाइन का कौन सा सीरियस साइड इफेक्ट है जिससे पेशेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप याद रखना है एग्रेनुलोसाइटोसिस। इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो वीकली सीबीसी मॉनिटर करना है, अगर सीबीसी काउंट डब्ल्यूबीसी काउंट स्पेशली 3500 से कम हो तो बंद कराना है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। इसके अलावा इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स लेने हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स क्या होते हैं? अरे बोलो। हाँ, अरे सबसे पहली चीज हैंड हाइजीन है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रखना है, न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, रूटीन वाइटल्स मॉनिटर करते रहना है, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करना है। लो जी, कौन था जो बिना पढ़े? क्यों भाई ये नहीं चलेगा आज? अभी मेरे को ये ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे, तुमको पता चलने लगा कि मेरे वाले क्वेश्चनों के आंसर सी वाले ज्यादा होते हैं। तो पेशेंट ले रहा था क्लोजापाइन, क्या असेस करना है भाई साहब? अभी अभी पढ़ा तुमने कि क्लोजापाइन एग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करता है, और एग्रेनुलोसाइटोसिस के कारण रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होती है, और इन्फेक्शन जब भी होगा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ओलेंजापाइन कंपनी ने इसको माउथ डिजोल्विंग गोली निकाली है। माउथ डिजोल्विंग का मतलब समझते हो? कि मुंह में लेते ही घुल जाती है। ये किस लिए करना पड़ता है?
क्यों करना पड़ता है? हाँ वेरी गुड बेटा, क्योंकि क्या है, सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट गोली को मुंह में रख के बैठ जाएगा, फिर जैसे ही तुम दूर गए थूक देगा। तो ये गोली क्या है, माउथ डिजोल्विंग है, मुंह में डाली तुरंत मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही, सलाइवा के कांटेक्ट में आते ही घुल जाएगी। अब घुल गई है तो थोड़ी देर तो तुम वहां खड़े हो, तब तक तो निकलना पड़ेगा, तो ये तुरंत घुल जाएगी। ये सिर्फ पेशेंट ट्रीटमेंट को फॉलो करे, भूखे नहीं, इसीलिए ही की है। तो ये माउथ डिजोल्विंग है और पेशेंट हाइपोटेंशन कॉज करती है। ये जब भी किसी को हो, आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि चेंज द पोजीशन स्लोली, चेंज द पोजीशन फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग, लाइंग टू सिटिंग और स्टैंडिंग स्लो स्लो, धीरे धीरे उठने का है, झटके से उठोगे गिर पड़ोगे। हाँ? तो स्लो स्लो उठना है, वेट गेन कॉज करती है, इतना ये भी याद रख लेना है। लिख लिया? इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर साइड इफेक्ट्स होंगे, वो लिख लो। कि फर्स्ट जनरेशन के लिखो, फर्स्ट जनरेशन ईपीएस तो करती है, वो तुमने लिख लिया, ईपीएस करती है वो लिख लिया ना। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट करते हैं, तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं? ड्राई माउथ करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, यूरिनरी रिटेंशन करता है, और ये मोस्ट कॉमनली लो पोटेंसी डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट लाइक क्लोरप्रोमाजिन और थायरोडिजिन से ज्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन एंटीसाइकोटिक एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट बताओ, या कौन सी फर्स्ट जनरेशन की दो ड्रग ज्यादा एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट करती है। तो आपको याद रखना है क्लोरप्रोमाजिन, थायरोडाजिन। जब भी किसी भी ड्रग के एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होंगे, तो वो आपको बीपीएच और ग्लूकोमा में अवॉइड करनी है, ये पता है तुमको, लिखा हुआ पहले, लिखा है ना विजय, कि बीपीएच और ग्लूकोमा में एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट के कारण अवॉइड करना है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है सेडेशन और वेट गेन कौन से रिसेप्टर के ब्लॉकेज के कारण होता है? तो एच वन हिस्टामिन, एच वन रिसेप्टर के ब्लॉकेज के कारण पेशेंट को नींद आती है एंटीसाइकोटिक लेने से, और पेशेंट का वजन बढ़ता है। तो कौन सा रिसेप्टर है? एच वन हिस्टामिन ब्लॉकर के ब्लॉक होने के कारण, तो एच वन रिसेप्टर के ब्लॉकेज के कारण सेडेशन और पेशेंट का वेट गेन होगा। इसके अलावा क्लोरप्रोमाजिन जो है वो सबसे ज्यादा नींद दिलाने वाली ड्रग है। क्लोरप्रोमाजिन इज मोस्ट सेडेटिंग इन फर्स्ट जनरेशन, व्हाइल फ्लूबेंजीन, हेलोपेरिडोल एंड प्रिमाजोल आर लेस सेडेटिंग। तो अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा सेडेटिंग ड्रग कौन सी है, नींद दिलाने वाली ड्रग, तो वो क्लोरप्रोमाजिन है। कौन सी है? क्लोरप्रोमाजिन। तो फर्स्ट जनरेशन के एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में एपीएस है, वो लिख चुके हो। अगर एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट में याद रखना है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लर विजन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट वाली ड्रग्स को हमेशा बीपीएच और ग्लूकोमा में अवॉइड करना है। इसके अलावा क्लोरप्रोमाजिन और थायरोडाजिन ही के ही एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। सेडेशन एच वन हिस्टामिन रिसेप्टर के ब्लॉकेज के कारण होता है, और इसके कारण ही वेट गेन होता है। क्लोरप्रोमाजिन सबसे ज्यादा सेडेटिंग है। जिन भी ड्रग का सेडेटिव इफेक्ट होता है, वो ड्रग कौन से टाइम पे देते हैं भाई? मॉर्निंग, दोपहर, शाम। हाँ, बिफोर बेड टाइम या एट बेड टाइम लिखना है, शाम को देना है। और जिस भी ड्रग का सेडेटिंग इफेक्ट होता है, पेशेंट को एडवाइस क्या करना है? हाँ, ऐसे सारे काम नहीं करने हैं जिससे खतरा हो, जैसे गाड़ी चलाना, कहीं सीढ़ियां उतरना, ऊंचे प्लेस पे सोना नहीं है, क्योंकि रात को उठेगा, सेडेटिव इफेक्ट होगा ड्रग का, धड़ाम से गिर सकता है, हड्डियां पसली टूट सकती है। ऐसा एडवाइस करना है। कोई भी मशीनरी पे काम नहीं करना है, कोई भी मशीनरी पे काम नहीं करना है, नींद के झोंके आ जाएंगे, कट जाओगे वहां। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। और जिस भी ड्रग का सेडेटिंग इफेक्ट है, वो बेड टाइम देनी है। कब देनी है? बेड टाइम। सेडेशन वाली ड्रग कब देते हैं? बेड टाइम। लिख लिया? वो ढीले पड़ गए रे तुम, ठंडे हो गए बिल्कुल। वो आग कहाँ गई तुम्हारे अंदर? लाख रुपए वाली आग नहीं है कि आग लगा ले सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। कैसे आएंगे लाख रुपए? यूं ही मुरझाए हुए बैठे रहोगे तो। पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए बेटा, पढ़ोगे तभी आएंगे लाख रुपए। और पैसों से ज्यादा मोटिवेटिंग चीज इस दुनिया में आज के जमाने में कुछ नहीं है। पैसा है तो लगभग सारी खुशी आप खरीद सकते हो, एक्सेप्ट पेरेंट्स। बाकी सब मिल ही जाएगा पैसे से। तो पैसा बहुत जरूरी हो चुका है, जिंदा रहने के लिए भी और खुश रहने के लिए भी। पैसा कमाना है तो अभी थोड़ी तकलीफ दो। तकलीफ देने यहाँ आ तो गए हो, उसके लिए और थोड़ा जोर लगाओ बेटा, थोड़ी और तकलीफ दो, मेहनत ज्यादा करो। जिन बच्चों को लगता है कम समझ में आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, वो बार बार रिवाइज करें। एकमात्र सोल्यूशन है रिवीजन, 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 इसके अलावा कुछ नहीं है। पढ़ के लिखो, लिख के पढ़ो, कैसे भी करो। हुँ? ऐसा करना पड़ेगा, 3 4 5 बार नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके खबड़िया में घुसेगा और याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा बेटा। इसके अलावा क्लोरप्रोमाजिन और थायरोइडाजिन सीजर थ्रेशोल्ड को कम कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सीजर थ्रेशोल्ड कम होने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? लोअरिंग सीजर थ्रेशोल्ड, इसका मतलब है इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीजर, इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीजर। तो सीजर्स की रिस्क बढ़ती है क्लोरप्रोमाजिन और थायरोइडाजिन के कारण। इसके अलावा ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन तुमने लिख लिया, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ाते हैं, ये सब प्रोलैक्टिन वाले तुमको पता है। ये लाइन तुम अगर नहीं लिखोगे तो भी पता है, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया लिख दो, ये तुमने वो ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवेज में लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है ना, कि हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवेज के डिस्ट्रक्शन के कारण, वहां जब डोपामिन का लेवल कम होगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। और जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो गैलेक्टोरिया कर सकता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेल, जिसको गायनेकोमेस्टिया बोल सकते हो, फीमेल्स में एमिनोरिया कर सकता है, मेल में इंपोटेंसी कर सकता है, एनऑर्गेज्म कर सकता है वुमेन में। तो ये सारी चीजें कर सकता है, ये ध्यान रखना है।
हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया कौन करता है? तो फर्स्ट जनरेशन स्पेशली के साइड इफेक्ट्स हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया के हैं, इस बात का ख्याल रखना है। और हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया के कारण क्या सिम्टम आते हैं वो याद रखने हैं। कौन सा पाथवेज इन्वॉल्व होता है? तो ट्यूबरोइनफंडिबुलर पाथवेज इन्वॉल्व होगा। तो 4 पाथवे थे ना, मेसोलिम्बिक पॉजिटिव, मेसोकॉर्टिकल नेगेटिव सिम्टम्स, निग्रोस्ट्राइकल, ईपीएस एंड ट्यूबरोइनफंडिबुलर हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया। हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया हो गया? हुआ क्या? शाबाश। अरे लिखने देना बेटा, सब लिख चुके हैं, कॉपी में से ही दिखा दे। हम्म, क्या लिख रहे हो रे इतना? क्लोरप्रोमाजिन थायोरेडाजिन सीजर के थ्रेशोल्ड को कम करता है, यानी कि सीजर आने के चांसेस बढ़ा देता है। इसके अलावा क्लोरप्रोमाजिन थायरोडाजिन ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी कॉज करते हैं। इसके अलावा हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया भी करते हैं। और हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया के सिम्टम आपको पता है कि ट्यूबरोइनफंडिबुलर पाथवेज में जब डोपामाइन ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा, और जब प्रोलेक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर कर सकता है, मेल्स में इंपोर्टेंसी कर सकता है, मेल में गायनेकोमेस्टिया कर सकता है, गैलेक्टोरिया कर सकता है, लिबिडो डिक्रीज कर सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, ये सारे सिम्टम्स। अब सेकंड जनरेशन के का साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, तो आपको याद ही है कि सेकंड जनरेशन ईपीएस कम करती है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इसके अलावा वेट गेन करती है और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ज्यादा करती है। तो याद रखना है कि जो सेकंड जनरेशन ड्रग है ईपीएस तो कम करेगी, बट वेट गेन और मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखें कौन सी ड्रग है, क्या क्या है। तो रेस्पेरिडोन के बारे में दो बातें याद रखनी है कि एसोसिएटेड विद डिजीनेस, एंजाइटी, लेस सेडेटिंग और लेस एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स है। तो रेस्पेरिडोन लेस सेडेटिव है और लेस एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट कॉजिंग ड्रग है। इसके अलावा जो पेलिपेरिडोन ड्रग है वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी कॉज करती है, हॉट एंड कोल्ड को, और कार्डियक एनोमली में क्यूटी प्रोलोंगेशन चेंजेस लाती है ईसीटी में। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कोनो दिक्कत है का? हुँ? या कोनो बात है? हुँ? हो गया? अरे भाई, सेकंड जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक है उसके एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स कम होते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इसके अलावा जो सेकंड जनरेशन वाली ड्रग है वो वेट गेन ज्यादा करती है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स लाइक ओबेसिटी, यानी कि वेट गेन करेगा, ओबेसिटी कॉज कर सकती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा सकती है, शुगर का लेवल बढ़ा सकती है, और ब्लड प्रेशर में चेंजेस ला सकती है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ रहा है। इसके अलावा जो रेस्पेरिडोन है वो डिजीनेस कॉज कर सकती है, एंजाइटी कॉज कर सकती है, बट लेस सेडेटिंग और लेस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। वहीं जो पेलिपेरिडोन है वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी कॉज करती है, हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी कॉज करेगी, और क्यूटी प्रोलोंगेशन कर सकती है ईसीजी में। अब हो गया, तुम्हें आगे चलेगा नहीं, रुकेंगे? चलो रुके रहते हैं। अब इतना भी देर मत चलो कि आज एंटीसाइकोटिक पूरी ना हो, कल फिर हम पढ़ेंगे मूड के डिसऑर्डर। तो मूड ठीक करके आना, मूड डिसऑर्डर पढ़ेंगे अपन, जिसमें डिप्रेशन ये वो सब पढ़ेंगे। डिप्रेशन पढ़ेंगे, बाइपोलर पढ़ेंगे, क्रॉनिक मूड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। हम्म अब हो गया था, सर कुछ नहीं है। ड्यूटी से भाग के आती लड़की, अब ड्यूटी चल रही, इवनिंग ड्यूटी खत्म होते हॉस्टल पहुंच जाएगी खट 7:30। हॉस्टल नहीं, घर कैसे आती? इंटर्न है, इंटर्न एम्स में बीएससी नर्सिंग की इंटर्नशिप होती है 6 महीने की, तो इंटर्नशिप में ओनली हॉस्पिटल ड्यूटीज लगती है, तो ड्यूटी से रफा चक्कर हो गया। हम्म क्या कह रहा है भाई? अब हो गया। अब इसके अलावा ओलिंगापाइन क्या करेगी भाई साहब? वेट गेन कराएगी, भूख बढ़ाएगी, और सोमनोलेंस करेगी। सोमनोलेंस इज इन फीलिंग ऑफ डिजीनेस और स्लीपीनेस इज नोन एज सोमनोलेंस। वही क्यूटीपाइन क्या है? क्यूटीपाइन इज द लीस्ट लाइकली कॉज ईपीएस साइड इफेक्ट। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्यूटीपाइन आर सोमनोलेंस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिजीनेस। और बताया था तुमको प्रेगनेंसी में सेफ ड्रग है कि क्यूटीपाइन चाहिए तो क्यूटीपाइन देनी पड़ेगी है, तो क्यूटीपाइन चाहिए तो भाई साहब आपको क्यूटीपाइन ही देनी है अगर दिक्कत है तो। जिसप्रासिडोन हैज ऑलमोस्ट नो वेट गेन। जो जिसप्रासिडोन ड्रग है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन सी एंटीसाइकोटिक सेकंड जनरेशन जो वेट गेन नहीं कराती, तो वो आपको याद रखना है वो जिप्रासिडोन है। इसके अलावा
अरिप्राजोल मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है एजिटेशन, हेडेक एंड अकाथीसिया लाइक रेस्टलेसनेस। और जो ये अरिप्राजोल है ये सबसे लेस सेडेटिंग है। क्या है? सबसे लेस सेडेटिंग, याद रखना है। सेकंड जनरेशन में अरिप्राजोल लेस सेडेटिंग कहेगी। इसके अलावा वेट गेन का पूछ लिया जाए तो जिब्रासिडोन सबसे लो वेट गेन वाली है। वही क्यूटियापाइन प्रेगनेंसी का पूछ ले तो भाई साहब क्यूटियापाइन होगी। और ओलेंजापाइन को छोड़ो, क्लोजापाइन के बारे में एग्रानुलोसाइटिस है, वीकली सीबीसी कर लेंगे और इन्फेक्शन मेजर्स और इन्फेक्शन प्रिकॉशंस लेंगे। लिख लो भैया कुछ। तुम अभी उधर थे, इधर से वहां कैसे पहुंच रहे? तुम वहीं बैठे थे क्या? दोनों उधर ही थे? तुम्हारी शकल जैसे और लोग भी है? जिब्रासिडोन वेट गेन नहीं कराती, अरिप्राजोल नींद नहीं दिलाती, क्यूटियापाइन क्यूटीपाई को नुकसान नहीं पहुंचाती। हो गया? अरे कहाँ तक लिखा? कहाँ तक? हम्म? हो गया? तुम 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, अब जल्दी लिखो। तो भाई अब चल रे, अरे बस करो भाई, अब चल रे। A client receiving haloperidol complains of a stiff jaw and difficulty in swallowing. The nurse first action is to क्या करोगे रे? Reassure the client and administer as needed lorazepam IM. Administer as needed dose of benztropine IM. Administer as needed dose of benztropine by mouth. Administer as needed dose of haloperidol. क्या दोगे? पेशेंट को हुआ क्या है पहले ये देखो। एक्यूट डिस्टोनिया हुआ है। पेशेंट को हुआ क्या है? एक्यूट डिस्टोनिया हुआ है। क्या एडमिनिस्टर करोगे? लोराज़ेपाम दोगे कि बेंजोट्रोपिन आईएम दोगे कि बेंजोट्रोपिन ओरली दोगे कि हेलोपेरिडोल दोगे? हेलोपेरिडोल दोगे? नहीं? क्यों? अच्छा उसी का साइड इफेक्ट है और क्यों देना है? हाँ हाँ तो बेंजोट्रोपिन देना है भाई, ओरली देने से सिम्टम थोड़ी ठीक होंगे। इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, इंट्रामस्कुलर देना है। 2 नंबरी होशियार हो गए सारे। An exam going 21-year-old boy having schizophrenia while maintaining on Risperidone 3 mg since last 2 months. For how long medication should be continued for this case? Up to 12 months, 2 year, 6 months, 5 year. पूछा गया है कि 21 साल का लड़का है, रेस्पेरिडोल ले रहा है सिजोफ्रेनिया के लिए 2 महीने से, लास्ट 2 मंथ से। अब ये उसको कितने टाइम लेनी है? तो सीधी सीधी सी बात है कि एंटीसाइकोटिक कितना टाइम लेनी है? अगर एक बार एक्यूट एपिसोड आया तो कितनी बार लेनी है, कितने टाइम लेनी है बताओ? है कोई आइडिया नहीं है? 6 महीने से कचना होगा। कम से कम कम से कम कम से कम 2 ईयर तक लेना है। 10-10 साल भी लेनी पड़ सकती है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है? रिलैप्स एंड रिमिशन, रिलैप्स एंड रिमिशन। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जरूरी है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जरूरी है। तो 2 साल तक लेने का है। लिख लो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग should be given up to 2 year to prevent relapse and remission, to prevent relapse and remission। एंटीसाइकोटिक 2 साल तक लेनी है, ऐसा लिख लो। लिख लिया? अरे लिख लिया? वो बालिका पीछे देख रही। अरे बच्चे लिख ले, 2 साल तक देनी है गोली। अयो चलो, अभी तो है वैसे 10 मिनट 15 मिनट, मूड डिसऑर्डर शुरू करते हैं। तुम्हारा मन नहीं होगा मूड डिसऑर्डर के लिए? कोई थैला नाम लेके फिर अभी ए रे ना। अरे नहीं है। हाँ चलो वो भी गरम गरम। हाँ क्या कहेंगे? बोलो बेटा। सेकंड का देंगे। कौन सी है? हाँ ऑटो सेंसिटिव ड्रग कौन सी है?